लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ ये हैं अवजोत। ये हैं यूनाइटेड किंगडम से ही हैं ये भी, और भाद्रपद माह में इनका जन्म हुआ है। इस वजह से व्यक्ति होता तो भद्र पुरुष की भांति है, सुंदर शरीर और सुगठित शरीर को धारण करने वाला, पर जिद्दी होता है। और दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण जीवन में समस्याएं भी कई बार मिलती हैं देखने को। मतलब थोड़ी सी समस्या रह सकती है, जैसे इनकम को लेकर के हो, पारिवारिक माहौल को लेकर के हो, परवरिश को लेकर के हो, अधिकारों को लेकर के हो, और मन स्थिति को लेकर के हो। मेंटल स्टैब्लिशमेंट जिसे कहा जाता है वो थोड़ा सा कमजोर सा रहता है। शरद ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति अपने काम के लिए थोड़ा आलसी होता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास इनकम ठीक हो जाएगी, मतलब वो धन के मामले में कमजोर नहीं रहेगा। शनिवार के जन्मे होने के कारण कई बार व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा कुंठा से ग्रसित होने वाला हो जाता है, या मेहनत जितना करना चाहिए व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उतना नहीं करता है। मतलब इसके जो है वो आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा कि इसका टारगेट कैसा है और उसके अनुकूल ये व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं, उसको टोकना पड़ेगा। अश्विनी नक्षत्र में जन्म होने से व्यक्ति व्यवसायिक भी है, अपना खुद का काम और काम कर सकता है बड़ा स्थिर, मतलब स्थिर मानसिकता का है। जो भी काम ये ठान लेगा उसको ध्रुव योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसको आसानी से कर लेता है, उसमें इसको दिक्कत नहीं होती है। व्यक्ति जो है वो थोड़ा दबंग है, और नेचर जो है वो बड़ा अच्छा है, नेचर खराब नहीं होगा, मतलब शुद्ध है, मनस्वी है, शांत है, इंद्रियों पे वश भी है। लेकिन शुक्र राहु के साथ अष्टम भाव में है, इस वजह से कई बार व्यक्ति के माता को चिंतित करते हैं, व्यक्ति के व्यय को रखने वाले होते हैं, और कई बार व्यक्ति किसी चीज के या बुरी लत में भी लगते हुए इसको भी मैं देख रहा हूं। ऐसी स्थिति बन रही है। केंद्र में गुरु बैठे हैं तो ये प्रभाव थोड़ा कमजोर है, पर गुरु और सूर्य केंद्र और त्रिकोण में व्यक्ति बिगड़ेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। बशर्ते ये मतलब जैसे होता है कि कई बार व्ययी हो जाए अधिक, या कई बार मित्र बहुत ज्यादा बना ले, या जो है वो विपरीत के प्रति आकर्षित होने का भाव ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा होता है। और गुप्त चीजों पे, गुप्त रोगों का खतरा कई बार बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति भी दिखती है। सर्दी, खांसी, जुकाम और वात जनित समस्या कई बार बनती है। लग्न के अधिपति का दशम में बैठना, व्यक्ति आरंभ से ही अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उद्वेलित होता है। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में और पराक्रम भाव के अधिपति का 12वें जाना व्यक्ति को बाहर से और जन्म स्थान से दूर और मूल जन्म स्थान से दूर रखता है। साथ ही साथ व्यक्ति धन व्यय भी करता है और गंभीर वाणी का होता है, कम बोलता है और गंभीर काम भी करेगा। मशीनरी से जुड़ करके, बड़े लोगों से जुड़ करके धार्मिक कृत्य करने वाला होता है। धर्म भाव बहुत अच्छा बना है, व्यक्ति धार्मिक होगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा, धर्म में ध्यान लगाने वाला होगा, अच्छी बुद्धि का होता है, मतलब बिगड़ैल नहीं होता। पराक्रम के अधिपति के बाद अगर चौथे के अधिपति को देखते हैं तो यहाँ के अधिपति इसे देख रहे हैं, और पराक्रम भाव पे जैसे धन भाव के अधिपति धन को देख रहे हैं, इस पे गुरु की भी दृष्टि है पर नीच की है। इस वजह से पिता से कई बार लाभ कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे मंगल की दृष्टि, सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से व्यक्ति पराक्रमी और कम्युनिकेटिव ज्यादा हो जाता है, और घूमने वाला, सैर सपाटे में विश्वास करने वाला भी होता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का चतुर्थ स्थान को देखना, ये धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, माता का सुख और माता से नेचर मिलता हुआ बना देता है। माता का सुख व्यक्ति को मिलता है क्योंकि चंद्रमा भी जन्म कुंडली में बैठे हैं। पिता का भी प्रेम है, ऐसा नहीं है। पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, मेष राशि का निर्माण, जिसके अधिपति मंगल मित्र की राशि में मित्र के साथ बैठे हैं। व्यक्ति को ज्ञानी, कॉमर्स के क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, और व्यक्ति के बार लॉ वगैरह के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में काम करने वाला बन जाता है। बड़े ही जो है वो स्ट्रैटेजी को बनाने वाला, और इम्प्लीमेंटेशन उसका जो होता है वो बड़ा ही मजबूत होता है। मैनेजमेंट उसका बहुत ही तगड़ा होता है। तो ये बात बनती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में मेष राशि का बनना और यहाँ के अधिपति का त्रिकोणस्थ होना, ये बहुत अच्छी बात है। मेष राशि के ऊपर अभी ढैया और साढ़े साती का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से व्यक्ति मुक्त है। इस पे अगर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जो है वो मंगल के बैठे हैं, और चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के, जिसके अधिपति केतु धन भाव में बैठे। इसका मतलब है कि इस भाव से तृतीयस्थ चतुर्थस्थ अगर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, और इस भाव पे अगर चौथे शुभग्रह शुक्र बैठेंगे तो व्यक्ति के चंद्रमा को अच्छा, मतलब इसका दाम्पत्य अच्छा रहेगा, मैं ये बात कह सकता हूं। हाँ, पर व्यक्ति खर्चीला जरूर होगा। पंचम भाव में चंद्रमा बहुत अच्छे और सुदृढ़ होते हैं। गौर करिए तो राहु की दृष्टि भी यहां जा रही है। व्यक्ति दूर देश की यात्रा करने वाला और दूरस्थ होकर के ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ व्यक्ति अपने प्रभावों को अच्छे तरीके से विकसित करता है, थोड़े खर्चीले स्वभाव के साथ। छठे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में
8वें में बैठना, ये एक तरीके से शुभ ग्रह। इस कुंडली में शुक्र जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते और व्यक्ति को शुक्र की दशा में बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है। 2042 तक अभी जातक की कुंडली में शुक्र की दशा चलेगी। मतलब अभी ये बच्चा अगर है तो मैं समझता हूं कि आपको अभी ध्यान रखना होगा। मैं समझता हूं कि अभी इस पे आपको हमेशा ही नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसका लगाम अपने हाथ में रखिएगा और इसको जब कभी हो सके तो थोड़ा ठोक दिया करिएगा। हाँ, ये बात जरूरी होगी, लेकिन ये बिगड़ेगा नहीं। मैं इसकी बात 100% गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि गुरु और सूर्य अच्छे हैं। केंद्र और त्रिकोण में गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे है। शनि देख रहे हैं, स्वभाव भाव में राहु बैठे हैं, खोजी प्रवृत्ति का है, संकालु भी है, थोड़ा सा शंका भी करेगा और सवालिया भी है। और साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो जिद करने वाला है। और राहु और शनि का प्रभाव 12वें भाव पे है, द्वितीय भाव के अधिपति होकर के धन को लेकर के व्यक्ति जो होता है वो कभी भी समायोजन नहीं करता है, धन खुले हाथ से खर्च करता है। और जितना ज्यादा हो सके व्यक्ति धर्म करे, बड़ों का आशीर्वाद अर्जित करे, और वो मिला भी हुआ है। सप्तम भाव के अधिपति और इस कुंडली के लिए दशम भाव के अधिपति होकर के बुध भाग्य में बैठेंगे पत्नी के साथ, और पत्नी स्वयं धार्मिक और बहुत ही प्रबुद्ध होती है, मतलब बुद्धिमान और साथ ही साथ व्यवसायिक नेचर को फॉलो करने वाली होती है। दाम्पत्य खराब नहीं है, क्योंकि इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति, दशम भाव के अधिपति भाग्य भाव के अधिपति के साथ और कुंडली के कारक ग्रह पंचमेश के साथ जाकर के व्यक्ति प्रेम विवाह में जुड़ करके अपना दाम्पत्य अपने पूर्णतया बल के साथ और साहस और पराक्रम के साथ अपने पराक्रम का संपूर्ण प्रभाव परिभाषित करता है। अपने भाइयों के साथ संबंधों को लेकर के थोड़े बहुत ताने बाने कम बुने जाते हैं, वहां पे थोड़ा प्रभाव कमजोर सा जरूर रहेगा, लेकिन हाँ व्यक्ति इतना ज्यादा सुपर नेचर होता है, नेचर का बहुत अच्छा होता है और प्रभावित करने वाला होता है। उसकी बुद्धि, उसका कम्युनिकेशन, उसका जो यात्रा करने का जो काम होता है वो बड़ा अच्छा होता है। ये इस मामले में कुंडली धनी है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं मघा नक्षत्र के, बुध मघा नक्षत्र के और सूर्य पूर्वा फाल्गुनी के, शुक्र के नक्षत्र में। तो सूर्य शुक्र के नक्षत्र में, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा खर्चीला होगा और व्ययी होता है। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं। मंगल और बुध मघा नक्षत्र के कारण अनुभव होगा। व्यक्ति छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी और बूढ़ी बात करेगा, ये बात भी करता है। सप्तम के बाद अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम में जाना, खोजी प्रवृत्ति का और जन्म कुंडली में मंगल का पंचम में जाना, ये व्यक्ति के उच्च शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ही प्रज्वलित करते हुए देख रहा हूं। मतलब वो भाव रोशन है, रोशनी से युक्त है। व्यक्ति ऊंची संस्थान में दाखिला ले और अपना प्रभाव विकसित करता है। साथ ही साथ राहु के साथ शुक्र का बैठना व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का बनाने वाला, रिसर्च और रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाला बना रहा है। स्वास्थ्य इनकी कुंडली में थोड़ी बहुत परेशानियों को देखा, क्योंकि शनि की दृष्टि है, हालांकि वो मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थितियां स्वास्थ्य के कारण बनती है, क्योंकि मंगल और बुध दोनों ही केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। लग्न के अधिपति गुरु जो है वो जन्म कुंडली में चित्रा के बैठे हैं। रोग से युक्त घाव, फोड़ा, फुंसी, छोटी छोटी चोट चपेट की घटनाएं दिखती रहती हैं। और ये विशेषतया 2028 से 29 तक और एक बार 2026 से 28 तक, मतलब आपको इनके ऊपर ध्यान देने की बात होगी 2026 से लेकर के 29 के मार्च तक या 32 के मार्च तक, मैं ये बात कहूंगा। इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इनको यात्रा पे, इनको किसी भी गलत संगति में जाने से, उस दौरान आपको थोड़ा बहुत फोकस करना होगा 2026 के मई से लेकर के 2032 के मार्च तक। उसके बाद चीजें बिल्कुल पटरी पे आ जाएंगी। धन व्यक्ति की कुंडली में खर्चीला है। व्यक्ति की कुंडली में माता का सुख अच्छा है, पिता का सुख भी जन्म कुंडली में देख रहा हूं, पिता का सुख भी अच्छा है। भाई बहनों का सुख थोड़ा कमजोर, पर उनके साथ साहसिक नेचर, हालांकि कमजोर ही होता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। भाग्य भाव के अधिपति भाग्य भाव में, भाग्य का कारक केंद्र में भाग्य है और व्यक्ति भाग्यशाली समाज में वर्णित होगा। साथ ही साथ एक बात और बता दूं तो बुध और सूर्य का यहाँ बैठना, मंगल और बुध का यहाँ बैठना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ साथ तार्किक और बुद्धिमान भी बनाता है। और व्यक्ति जो होता है वो तकनीक का बहुत ही बढ़िया जानकार रखने वाला या जानकारी इकट्ठा करने वाला होता है। दशम स्थान के अधिपति बुध बनते हैं, वो जाकर के भाग्य भाव में केंद्र त्रिकोण और धर्म कर्माधिपति योग, धर्म से जुड़ करके, अध्यात्म से जुड़ करके विश्व के लिए कुछ काम करने वाला, विश्वविख्यात होने का योग लगा करके रखने वाला, सामाजिक प्रतिष्ठा और पद को प्राप्त करने वाला, समाज में अपने नाम और अपने पिता के नाम को रोशन करने वाला व्यक्ति होता है। धर्म से जुड़ करके और अध्यात्म से जुड़ करके सामाजिक उन्नति का काम और व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रभाव भी कुंडली में है। ये व्यक्ति उस क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। एकादशवें भाव के अधिपति शुक्र कई बार व्यक्ति को कम पैसों पर भले ही नौकरी करने को मजबूर करते हो। शुक्र की दशा में विशेषतया ये बात बनती है, लाभ कमजोर होता है, दरिद्र दोष पैदा होता है, इस वजह से व्यक्ति को किसी को देना नहीं चाहिए। वैसे मंगल का प्रभाव यहाँ पे है तो व्यक्ति कई बार जो होता है वो
विदेश में ही सेटल हो जाता है, बाहर ही रहता है, घर तो आता नहीं है, अपने जन्म स्थान से और भी ज्यादा दूर चला जाता है। ये स्थिति भी, धन कमाने के लिए व्यक्ति और भी ज्यादा दूर जा सकता है, पर गंभीर वाणी का होगा, गंभीर प्रभावों वाला होगा। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ के लिए और यहाँ के लिए थोड़ा कमजोर, पर यहाँ के लिए ठीक ठाक है। शनि यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, बहुत अच्छे। शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, जो व्यक्ति के सूर्य को, बुध को और मंगल को, सबको प्रभावित कर रही है। और धन में कभी कभी खर्च की स्थिति, जब सूर्य में शनि आए तो कमजोर, शनि में मंगल आए तो कमजोर, शनि में बुध आए तो कमजोर, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। मतलब शनि की दशा व्यक्ति के जीवन में व्ययात्मक हो सकती है। और शनि सामान्य परिणाम धनु लग्न की कुंडली के लिए देने वाले होते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे होते हैं, मंगल अच्छे होते हैं, सूर्य अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए बाधकेश और कई बार शुक्र बाधक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे, सप्तमेश, क्योंकि ये द्विस्वाभाविक लग्न है, तो यहाँ पे बुध और शुक्र भी बाधा कारक, ये दोनों ग्रह बाधा से व्यक्ति को जो है वो जोड़ते रहते हैं। यानी कि बुध और शुक्र की दशा में व्यक्ति को थोड़ी बहुत समस्याएं जीवन में मिल सकती हैं। लेकिन सूर्य की दशा में व्यक्ति स्थापित होता है, गुरु की दशा में व्यक्ति की पहचान बढ़ती है, राहु की दशा में व्यक्ति धन कमाता है, शुक्र की दशा में, राहु की दशा में व्यक्ति का धन आना शुरू हो जाता है। और राहु की दशा में व्यक्ति के जीवन में कई बार कई लोग आते भी हैं, उसका मान आदर भी बढ़ता है, प्रतिष्ठा भी उसकी बढ़ती है, धन भी मिलता रहता है। ये स्थितियां देख रहा हूं। नवांश कुंडली में दाम्पत्य कभी भी टूटे नहीं, पर बाहर के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर आपके संस्कार अच्छे रहेंगे तो दाम्पत्य टूटने के खतरे से बाहर है। वैसे उच्च का चंद्रमा है, इसमें कोई समस्या नहीं है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र बढ़िया बैठे हैं। यहाँ पे राहु और शनि का प्रभाव प्रेम को थोड़ा बहुत कमजोर जरूर करेगा। गुरु और राहु केतु का प्रभाव, थोड़ी सी कमजोरी व्यक्ति की कुंडली में, सुख कमजोर हो रहा है, इस वजह से कुंडली मिलाकर के अगर हो सके तो विवाह करने की आज्ञा मिलनी चाहिए। भारतीय लड़की से ही विवाह हो तो ज्यादा बढ़िया है। यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो शुक्र और मंगल का बैठना व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से काम करने वाला और बहुत ही ज्यादा कर्म क्षेत्र में बहुत मन लगा करके काम करने वाला बना दे। यहाँ पे शनि का नीचस्थ होना, कई बार व्यक्ति कितना भी कर ले इसको पाने की इच्छा खत्म ही नहीं होती है, और मेहनती भी होता है। कर्म में धन लगाने के लिए थोड़ी सी कभी कभी कमजोरी महसूस होगी कि और होता तो और अच्छा लगाता। यहाँ पे व्यक्ति जो होता है वो इनोवेटिव होता है, और साथ ही साथ उससे यश भी अर्जित करता है चंद्रमा के कारण। ये स्थितियां बनती हैं। कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा बना हुआ है, बाहर ही रहना चाहिए। इस कुंडली में सारे ग्रह बैलेंस में है, सूर्य कमजोर है, इस वजह से व्यक्ति किसी भी चीज का एडिक्शन ना पाले, इस बात का ध्यान आपको अभी से ही रखना होगा। शुक्र और राहु के कारण, और शुक्र के ठीक आगे दो दो तीन तीन पाप ग्रहों का बैठना, क्योंकि बुध भी दो दो पाप ग्रहों के साथ बैठ करके पापी हो जाएंगे, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी बन रही है। लेकिन फिर भी व्यक्ति जो होगा वो कितना भी अगर कुछ करेगा तो बैलेंस में करेगा। और मैं समझता हूं कि शनि का प्रभाव अगर धन भाव पे है तो व्यक्ति धन सही तरीके से सही जगह पे खर्च करने से थोड़ा जरूर खर्च कमजोर करेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, मंगल जो है वो भाग्य भाव को आकर के थोड़ी सी कमजोरी भी दे रहे हैं, उल्टे अपने भाव को और व्यय भाव को कंट्रोल भी कर रहे हैं, और गलत जगह पे पैसे खर्च करने का एक विधान भी तैयार कर रहे हैं। ये स्थितियां बन रही हैं। मंगल जो है वो नवमांश कुंडली में धन भाव में बैठे हैं, यहाँ पे वो अच्छे हो जाएंगे। लग्न के अधिपति गुरु यहाँ बुध की राशि में, और यहाँ पे वो गुरु बुध की ही राशि में जा रहे हैं। पेट का रोग व्यक्ति को हो सकता है, गुप्त रोग व्यक्ति को हो सकता है, गुप्त अंगों पे कोई बीमारी इंफेक्शन ना हो इसका ख्याल रखना होगा, चमड़े से संबंधित कोई समस्या ना हो इसका ख्याल रखना होगा, घाव फोड़ा फुंसी व्यक्ति को हो सकता है, इस वजह से ब्लड टेस्ट वगैरह रेगुलर कराते रहना चाहिए। मंगल की दृष्टि यहाँ पे बहुत बढ़िया, इसमें कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि एक बात मैंने और भी बताई थी, लग्न कुंडली में मंगल चाहे कैसे भी बैठे हो, नवांश कुंडली में अगर वो बुध के नवांश में जाते हो तो वो अच्छे हो जाते हैं। वहां पे भी अगर देखें तो मंगल शुक्र के साथ बैलेंस कर रहे हैं, और व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को बहुत ही सजग कर रहे हैं, मजबूती के कारण बन रहे हैं। एक बात बड़ी अद्भुत है, यहाँ पे व्यक्ति इतना ज्यादा जिम्मेदार हो जाएगा कर्म को लेकर के, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है कि उसके करियर को कभी भी मुंह ताकना नहीं पड़ता है। मतलब ये बात अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे विदशम स्थान में गुरु बैठे हैं, जिसके अधिपति भाग्य भाव में धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ और अच्छे नेचर के साथ व्यक्ति अपने काम को ध्यान में रखता हुआ अपना जीवन जी लेता है। देखिए कुंडली 50% तक तो काम करती है, कई बार हमारे संस्कार 50% तक काम करते हैं। बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ, देवी दुर्गा की चालीसा का पाठ, और साथ ही साथ रविवार के दिन नमक का पान कम करवाइए, और उसके बाद सूर्य को अर्घ देने की आदत अभी से ही डलवा दीजिए। अपने घर में अगर जितना ज्यादा हो सके गणेश जी की पूजा पे आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जातक के ऊपर से अभी शुक्र की दशा चल रही है, तो घर में सुंदरकांड का पाठ और साथ ही साथ कुछ अच्छे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी अपने जीवन में जरूर शामिल करिए।
ये बात मैं कहना चाहता हूं। अब इस कुंडली को और भी आपको गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं। ये तो विश्लेषण था जो मैंने लगभग जल्दी में ही किया है, पर गंभीरता सब समझिएगा। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात जो है वो गुरु का यहां बैठना है। इस कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात इस भाव का बलवान होना है, मतलब भाग्य ठीक है जातक का। इस कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात है कि शनि कम से कम देख रहे हैं। चौथी अच्छी बात है चंद्रमा का यहां बैठना। ये चार चीजें व्यक्ति को आगे लेके जा सकती हैं और इतने पे ही व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि दशमांश कुंडली बहुत अच्छा मैं देख रहा हूं। यहां बुध बढ़िया बैठे, यहां शनि नीच के हैं, जिसके ऊपर राहु का प्रभाव है। व्यक्ति अपने कर्म को लेकर के कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, जो यही बात उसको हमेशा ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए मजबूर और प्रेरित करती रहेगी। वो कभी भी भरा नहीं होगा। और दूसरी बात है, गुरु द्वितीय भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जहां से व्यक्ति को नित्य नए ज्ञान की प्राप्ति भी करवाएंगे और अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति हमेशा ही जागृत रहने वाला होगा। गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है। साथ ही साथ सूर्य जो है वो व्यक्ति को कभी भी साहस कम नहीं होने देंगे और उसका पराक्रम हमेशा ही आला दर्जे का रहेगा। गौर करिए तो मंगल की दृष्टि यहां पे, इस वजह से शनि का नीच भंग यहां हो रहा है। शुक्र स्वग्रही, इस वजह से व्यक्ति व्यवसाय भी अपना कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर में अपना एक ऐसा ब्रांड बना सकता है जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर होते हैं उस तरीके का काम, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंपनी का मालिक और बड़े लोगों को दिमाग देने वाला व्यक्ति फर्नीचर से संबंधित, गुरु से संबंधित और मंगल से संबंधित कोई भी काम और सूर्य से संबंधित काम कर सकता है और व्यक्ति बड़ी कंपनी का मालिक भी बन सकता है। ट्रांसपोर्ट आदि का काम, टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाला, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम करने वाला, केमिकल के क्षेत्र में काम करने वाला, पेट्रोलियम सेक्टर में काम करने वाला, ये सब चीजें व्यक्ति की कुंडली में बन रही हैं। पेट्रोलियम सेक्टर को मैं थोड़ा दूर कहूंगा, लेकिन गुरु और सूर्य और मंगल से संबंधित व्यक्ति कोई भी काम करे तो आराम से आगे बढ़ जाएगा। इस व्यक्ति की कुंडली में मैं चमड़े से संबंधित रोग होते हुए देख रहा हूं, इन्फेक्शन वगैरह की संभावनाएं बन रही हैं। धन भाव ठीक है लग्न में, और देखिए जरा गौर करिए तो पंचम भाव बली है, क्योंकि यहाँ के अधिपति बहुत अच्छे बैठे हैं और इस व्यक्ति की कुंडली में ग्रह अस्त होने की स्थिति में भी नहीं है, मैं लगभग समझ रहा हूं। अस्त होकर के भी वो परिणाम देते रहेंगे। दूसरी बात कि इस कुंडली की कमजोरी यहां राहु के साथ शुक्र का जाना, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सवालिया और बहुत ज्यादा संशयात्मक बना देते हैं। व्यक्ति कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करता है। पंचम भाव के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ को देखना व्यक्ति को भवन, भूमि, वाहन, इन सब चीजों का सुख दे सकता है, क्योंकि यहां पे अगर आप गौर करें तो मंगल की 7वीं दृष्टि यहां और 8वीं दृष्टि यहां गुरु के मित्र की राशि पे। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो बाहर से धन कमाएगा, विदेश से धन कमाएगा और उसके बाद यश प्राप्त करेगा, भाग्य का लाभ अर्जित करेगा और साथ ही साथ अपने संपूर्ण सुखों का भोक्ता भी बनेगा, क्योंकि गुरु और मंगल का प्रभाव यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति कई बार प्रोफेसर वगैरह भी अगर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस कुंडली में नवांश कुंडली चंद्रमा और बुध का यहाँ बैठना बहुत अच्छा है। शुक्र का यहाँ बैठना ये बहुत बढ़िया रहेगा भाग्य के लिए। शनि राहु केतु का प्रभाव और गुरु का राहु को देखना ये कई बार पत्नी को बहुत ज्यादा अत्याधुनिक और कई बार विचार न करने वाला और ऐसे ही कुछ भी बोल देने वाला बना देता है। चंचलात्मक प्रवृत्ति और बुध और चंद्रमा के केंद्र में आने के कारण व्यक्ति कई बार कई चीजों को लेकर के बहुत ही सेटिस्फैक्शन से युक्त जवाब नहीं देता है या फिर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। आपको उसके ऊपर काम करना होगा। इसके संस्कारों को जितना ज्यादा हो सके मजबूत करिए। हनुमान चालीसा का पाठ इसे याद करवाइए। बजरंग बली का दर्शन, अपने घर में बड़ी सी बजरंग बली की तस्वीर लगाइए जो आराम से बैठ करके ध्यानस्थ हो भगवान राम की भक्ति में, और उसके बाद अपने घर में गणेश चतुर्थी का व्रत, ये मैंने कहा है। दूसरी बात अगर कह दूं तो ये कुंडली भाग्य के मामले में कभी भी कमजोर नहीं है। ये कुंडली यहां भी भाग्य है, व्यक्ति के जीवन में कर्म को भाग्य का लाभ मिलता रहेगा। यहां भी भाग्य बहुत बढ़िया है, मतलब बातचीत भी होती रहेगी, दाम्पत्य कमजोर नहीं है। ये कुंडली अच्छी है, मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा, पर कमजोर किस मामले में? चतुर्थ भाव का अधिपति चतुर्थ भाव में, यह भी कमजोर नहीं। लग्न के अधिपति का दशम भाव में जाना धनवान योग बनाता है, लक्ष्मी संपन्न योग बनाता है। धन भाव के अधिपति का धन को देखना, धन के कारक का धन को देखना, सुख के कारक का सुख को देखना, यहाँ के दिग्बली ग्रह का इस भाव से केंद्र में होना या तुरंत नजदीक बैठना, दूसरा ग्रह जो है वो राहु के साथ संग खोजता है, वो चीजें बनी हुई है। दशाएं इस कुंडली में सूर्य की अच्छी जाए, शुक्र की थोड़ी बहुत बाधक, मैंने बताया शुक्र और बुध की दशाएं थोड़ी सामान्य जाती हैं। बाकी शुक्र बुध और शनि के बाद जितने भी ग्रह बचते हैं, राहु इनकी कुंडली में जब भी आए तो व्यक्ति को लाजवर्त धारण करा देना चाहिए। वैसे शुक्र की दशा के बाद सूर्य आ जाएंगे जो व्यक्ति के भाग्योदय के कारक सिद्ध होंगे। अभी मैंने जो आपको टाइम टेबल बताया है उस पर खाली थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, बाकी परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। इस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य अच्छे हों, चंद्रमा अच्छे हों
तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थोड़ा बहुत कभी कभी ठोकना होगा, जो कि मैं उम्र बता चुका हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।